दोस्तों नमस्कार, आप सबको आदाब प्यार भरा। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं, एक ऐसी साहित्यकार के साथ हैं जो अपने में अनेकों सभ्यताओं को समेटे हैं, जिनको पढ़ना हर बार हमें अवाक करता है, बहुत समृद्ध करता है। अनेकों इनके उपन्यास हैं, अनेकों इनकी कहानियाँ हैं। जब जी में आता है ये कविताएं भी लिखती हैं। इनके अनुवाद का काम भी उतना ही विराट है और ये फ़ारसी की स्कॉलर भी हैं। हम सब जानते हैं इनके बहुत से विषयों से जुड़ाव है और हम सबको कितना प्रेरित करती हैं। आज हम नासिरा शर्मा जी के घर में हैं। पहली दफ़ा मैं मैम के घर में हूँ और मतलब मैं अभिभूत हूँ। एक तो कि आपसे मिल रही हूँ ज़माने के बाद और वो भी आपके घर में। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत से सवाल हैं, मैं एकदम से सवालों से शुरुआत करती हूँ। आपकी जो रचनाएं हैं, अनेकों कहानियाँ, उपन्यास, हाशिए पर के लोगों की ज़िंदगियों को समेटती हुई चलती हैं। क्या आपको लगता है कि उनके बारे में लिखना कहीं ना कहीं उनके लिए न्याय की मांग करना है? आपका पहले भी सबीना 40 चोर आपकी कृति रही है बहुत चर्चित, और अभी फिर आई है सुनहरी उंगलियां। तो बताइए। तुमने मुझे बचपन की तरफ तुम ले गई। एक्चुअली जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हमारा जो घर था वो ऊपर 2 मंजिला बन रहा था। तो वहाँ पे एक मजदूर था, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था, तो छोटी सी बच्ची को साथ लाता था, तो हम लोग उसके साथ खेलते थे। तो हम लोग जो मसाला कैसे बनता है और कैसे ईंटें रखी जाती सब देखते रहे। उसके बाद हमारे गांव से एक फल वाला था शकूर, तो उसी में उनको जगह दे दी गई थी, वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। तो वहाँ एक लड़की थी खलीकुन, तो उसकी माँ फुर्सत में से जुएं निकालती थी और जैसे होते हैं बच्चे उस तरह के, तो उनके साथ हम लोग बहुत खेलते थे। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। फिर हमारी एक सर्वेंट थी गुलचमन, जी। उसके ज़रिए मैंने बहुत कुछ सीखा। जब उसके बच्चे बीमार होते थे तो वो छोड़ देती थी और रहती हम लोग के साथ थी। तो अक्सर मेरा दिल चाहता था उस बच्चे के पास पहुँचे, क्योंकि वो बीमार है। तो पर्दा हम लोग हटाते थे, देखते थे और डर के मारे कि कोई डांट न दें। इसके बाद पंखुरी हम कॉन्वेंट में पढ़े। फिर सिक्योरिटी और कुछ और आंदोलन था शिक्षा का कि लोग आगे बढ़ें। तो पत्थर गली में एक बहुत बड़ा सा स्कूल था, इत्तेफाक से देखो उसमें हम लोग किराएदार थे। मतलब पूरा जो माइग्रेट करके फादर आए मुस्तफ़ाबाद से इलाहाबाद, तुम्हारी बात है, मकान बनना था और किराए पे कुछ लेना था। तो वो स्कूल पूरा ले लिया गया था, कोतवाल साहब का था और वो सेनानी थे एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम के। उसमें उनका मर्डर भी हुआ, अंग्रेज़ों ने किया और बूट छोड़ के चले गए कि ये हम ही ने किया है। तो वहाँ पे जो गलियाँ थीं, ज़माना बदल गया था। और दूसरा ये था कि हम चौथे क्लास से वहाँ जाना शुरू हमने किया। तो जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी अंदर से और जिनका निकास हमेशा छोटा रहता था, तो उन लोगों ने आगे का जो पोर्शन था वो किराए पे दे दिया था। तो किराए पे कौन लोग होते, वो उजड़े थे, जो सामंती कह लो, ज़मींदारी के टूटन कह लो, वो बिखर गए थे, वो कहाँ जाते। तो उन लोगों ने दुकानें लगाई। तो मेरे लिए ज़ीरो रोड जैसे पॉश एरिया और बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं बिल्डिंग्स के बीच से निकल के वहाँ जाना बहुत क्यूरियोसिटी थी। जी जी। तो मैं बहुत मुतासिर होती थी क्योंकि ज़िंदगी की चहल पहल वहाँ थी बहुत ज़्यादा। तो अब उसमें हलवाई भी थे, दर्जी भी काम कर रहे हैं, ख़ास लैंग्वेज बोली जा रही है, औरतें बहुत रिलैक्स रह रही हैं, ये नहीं कि उसी में बच्चे को दूध पिला रही हैं
कुछ बच्चे खेल रहे हैं, रिक्शे वाला घंटी बजा रहा है, भाई हटो, ये करो, रास्ता दो। क्योंकि वो घर भी जो था, बड़ा घर था, कोतवाल साहब की कोठी वो अंदर जाके गली में थी जी। उसका दरवाज़ा बहुत बड़ा था। तो वहाँ से हमने 12th किया। और एक अजीब हरकत मैं करती थी पंखुड़ी, कि हमारा तो रिक्शा आता था, कार जा नहीं सकती थी लेने, तो मैं हो लेती थी जो लड़कियां दाई जिनको छोड़ती थी घर घर, उनके घरों पे चली जाती थी, किसी को पता नहीं चलता जी, और उनके जी। घर मुझे अजीब व गरीब लगते थे, अपने घर से अलग से। तो जब घर का नक्शा मैं कहानियों में खींचती हूँ तो बहुत से घर मेरे सामने आते हैं, और फिर मैं रिक्शा आने से पहले मौजूद होती थी। जी। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये इस क्लास से मुझे बहुत गहरा लगाव सा हो गया। जी, जी। ये मैंने पहले भी कहीं आपसे सुना था कि आपको उनके साथ खेलना हमेशा पसंद था। तो क्या ये थोड़ा-सा बचपन से ही आप में कहीं न कहीं एक आंदोलनकारी साहित्यकार रहा है, जिसने हमेशा समाज में किसी किस्म की बराबरी की चाहत की? हालाँकि जो उनकी ज़िंदगी थी, उसकी जो सहजता है, उसकी जो खूबसूरती है, उसको भी आप सहज जी सकती हैं, एप्रिशिएट कर सकती हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो जज़्बा कि उनके पास भी बेहतर जीवन होना चाहिए, ज़रूर आपकी ये कहानियों सारे में दिखता सवाल है। तो मेरे साथ उठते थे, ऐसा क्यों है। जी। और मैं बहुत खामोश लड़की थी, क्योंकि घर में सब छोटी थी और लोग बचपन से ही समझते थे बच्चे क्या समझते हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती थी जी। और अपने से बहुत बहस करती थी, ऐसा क्यों है। अंदर मेरे आक्रोश बहुत जमा हो गया था, जी, जी, जी। बहुत ज़्यादा गुस्सा, लेकिन मैं ऊपर से बहुत काम एंड क्वाइट रहती थी। बल्कि हमारी बहन के जो अंग्रेज़ी के टीचर थे, जी। तो अम्मा उनको अकेले पढ़ने नहीं देती थी, मतलब हमको बिठा देती थी और वो पढ़ाते थे, ज्वाला प्रसाद जी। जी। तो चुपचाप हम बैठे रहते थे और उस वक्त हम लोग सर पे दुपट्टा डालते थे, किसी बड़े आदमी के आने पे जी। एक रेस्पेक्ट रहती जी। थी। जी। तो एकदम से एक दिन ज्वाला प्रसाद ने कहा कि इसका चेहरा तो मरियम से मिलता है। जी। क्योंकि एक एंगल में मैं चुपचाप बैठी रहती। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें थी, मज़ेदार चीज़ें थी, बहुत ही मज़ेदार बचपन गुजरा मेरा। बिल्कुल। मैम, इससे पहले कि मैं अपने दूसरे तयशुदा सवाल पे पहुंचूं, और वो बिल्कुल आपके जवाबों से निकल के ही आ रहा है, लेकिन आपने कहा कि आपके फादर मुस्तफ़ाबाद से माइग्रेट करके इलाहाबाद आए। ये मुस्तफ़ाबाद कहाँ है? ये लखनऊ अच्छा। और इलाहाबाद के बीच में है, जी। जी। थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और ज़िला रायबरेली पड़ता है। जी। और रायबरेली हर तरह से बहुत रिच था, उसका गज़ब का साहित्यिक माहौल था, और वहीं से किसान आंदोलन शुरू हुआ। जी। हमारे ख़ानदान के लोग भी उसमें थे। जी। तो हमारे यहाँ ख़ानदान में वैरायटी बहुत थी। उस जी। वक्त कम्युनिस्ट भी थे और मजहबी लोग थे, लेकिन ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। जी। जी। और शेर व शायरी का बहुत माहौल था, जी। और कुछ बहुत तरह के कैरेक्टर्स थे, बहुत तरह के कैरेक्टर्स थे। जी। आपका जो बहुत चर्चित उपन्यास है पारिजात, जिस पे आपको साहित्य अकादमी भी मिला, उसमें बहुत सारे पाठकों ने ये कहा है, बहुत जगह मैंने पढ़ा भी, इलाहाबाद जो है वो एक ख़ास समय में एकदम जिंदा हो उठता है, बहुत खूबसूरती से आपने उसको पकड़ा है। तो और उसमें जो मध्यवर्गीय जीवन की पेचीदगियाँ हैं, और ख़ास करके उसका जो माहौल है, उसके जो पात्र हैं, वो मुस्लिम समाज से है। तो कई सवाल हैं। एक तो ये कि उसमें जो रूही का चरित्र है, क्या वो कहीं से भी आत्मकथात्मक है? ये सवाल दरअसल आपकी एक बहुत प्रशंसक मेरी माँ हैं, मेरे साथ साथ वो भी बहुत चाव से आपको पढ़ती हैं। उनका है, वो हर बार ये कहती हैं कि जब भी तुम उनसे मिलो तो ये ज़रूर पूछना कि क्या रूही जो है वो कहीं ना कहीं किसी थोड़ी सी भी उसमें क्या आत्मकथात्मक झलक है। एक तो ये है, और दूसरा जो सवाल है कि
क्या मध्यवर्गीय जटिलताओं या उच्च मध्यवर्गीय जो जीवन है उसकी जो पेचीदगियाँ हैं उसका चित्रण बतौर लेखक आपके लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है या वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा? आपके लिए तो कुछ भी चुनौतीपूर्ण नहीं है, आपकी कलम एकदम सहज, लगता नहीं है कि हम कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, एकदम इतना बढ़िया उसका फ्लो होता है। लेकिन फिर भी आप किसको लिखते हुए ज़्यादा सहज महसूस करती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ चीज़ें थोड़ा सा बदलती भी गई हैं। जैसे तुम्हारा पहला सवाल था तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि आप सिर्फ एक क्लास के ऊपर क्यों लिखती हैं, वो क्लास भी तो हिंदुस्तान का है जो अमीर है और इस तरह का है। तो मुझे सोचना पड़ा कि एक्चुअली उस क्लास को मैंने क्यों नहीं उठाया। बहुत अमीर लोगों को नहीं, लेकिन जो खुशहाल थे और मध्यवर्गीय उच्च मध्यवर्गीय थे, तो उसमें फिर मेरे कैरेक्टर्स बदले और रूही उसमें आई। जी। रूही एक्चुअली मेरी जो रचना प्रक्रिया है उसमें मैं सीधे सीधे किसी लड़की को उठा नहीं सकती हूँ बिल्कुल। या हाँ। किसी किरदार को, क्योंकि वो किरदार फिर आगे जाके कहीं पे चुप जाता है। जी। क्योंकि वो तो वहीं ठहरी हुई है ना जिनको किरदार बनाए, और मुझे उस किरदार को आगे ले जाना। हाँ, हाँ, तो वो मेरे किसी काम के नहीं होता। लेकिन हाँ जी। जो चीज़ें मुझे तोड़ती हैं अंदर से दिल के लेवल पे, या एकदम से मैं चौंक जाती हूँ, उसके साथ में क्रिएटिविटी मेरे अंदर आ जाती है। जी। एकदम से क्रिएटिविटी आ जाती है। और ये उपन्यास मैंने लिखा था ग्वालियर में। वहाँ पे एक जो सुरक्षा बल है उसका एक बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस है, और उसके पास एक झील है जी। जहाँ घड़ियाल बहुत थे। उसमें हमने बोटिंग करते वक्त डर भी लगा, तो वहाँ पे हमारी बुकिंग कर दी थी डॉक्टर शर्मा ने। तो वहाँ पे हम तकरीबन रहे 1 हफ्ता, और वहाँ पे ये नॉवेल मैंने बैठ के लिखना शुरू ये किया। किस साल की बात है मैम? ये होगी 89 या इस तरह का कुछ होगा। जी जी जी। क्या तो खूबसूरत। जी। तो वहाँ पे ये था कि क्योंकि डॉक्टर शर्मा का कुछ सेमिनार वगैरह चलता रहता था, उन लोगों के साथ जो थे आर्मी के लोग जो थे, मतलब हमारे सुरक्षा बल के जो तैनात होते हैं बॉर्डर पे, जी। तो उसमें यह हो गया कि मैं सुकून से अपनी चीज़ को उठा पाई। और कितने समय तक आप थी गेस्ट हाउस में? वो पहला 1 हफ्ता, ऐसे ही 1 हफ्ते ज़्यादा होंगे, लेकिन उसमें ये रहा कि पूरा 200 पेज हमने घसीट दिया था। एक हफ्ते में 200 पेज? वो एकदम से उबलता है ना मामला, हाँ। फिर कटाई छटाई होती है। जी। तो आप ये तो बिल्कुल सवालों की लिस्ट में है, आप हाथ से लिखती हैं? मैं हाथ से लिखती, मुझे बहुत अच्छा लगता। जी जी जी। ऐसा नहीं है मैं हिंदी टाइप सीख गई हूँ जी। लेकिन और बहुत आसान होता है टाइप करना, लेकिन अब तो मैं कविताएं, और बस मैंने एक बार बहुत टाइपिंग का किया था, फिरदौसी का जो ट्रांसलेशन था, जी। 100 पेज हमने टाइप करके निकाला था। लेकिन जानते हो जब वो सेटिंग हुई ना, सब गड़बड़ा गया। जी। तो उस पर भी बहुत काम होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मैम पसंद एक मतलब कई निजी सवाल करने की मेरी इच्छा हो रही है, लेकिन सबसे पहले तो ये कि जब वो एक हफ्ते में आप 200 पन्ने लिख रही थी, या अमूमन मतलब इतना विराट आपके अनुवाद का भी काम है और सब कुछ है, और इतनी किस्मों की कहानियाँ हैं जिनका आपने अनुवाद किया है अरबी साहित्य से भी और तमाम तरह से, आप कितने घंटे सो पाती हैं 24 घंटे में से? आराम से सोती हूँ, लेकिन ये है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे पूरी आज़ादी मिली थी। और आज भी अभी मेरी बेटी याद कर रही थी कि हम लोग को इतने धीमे चलने की आदत हो गई, और वाकई इन लोग कमरे में दाखिल होते हैं पता नहीं चलता है कि कब आ गए या घर में। उसकी वजह ये थी कि मैं आवाज़ से बहुत डिस्टर्ब होती थी, कि चप्पल घसीट के न चलो, कोई चीज़ ना हो, तो बहुत डिसिप्लिन। और डॉक्टर शर्मा का भी ये था कि वो लिख रही है तो तुम लोगों को कोई वो नहीं है,
तो जेएनयू का जो एटमॉस्फेयर था पीसफुल, जी। तो उसमें सिर्फ लिखना, और दूसरा ये था कि जेएनयू धीरे धीरे वजूद में आ रहा था। तो किसी को पता ही नहीं था कि जेएनयू जो है वहाँ पे है। टैक्सी मिलने में, स्कूटर मिलने में बहुत मुश्किल होती थी। तो आप घर ही में कैद रहते थे, वंस इन अ ब्लू मून आप बाहर जा रहे हैं। जी। तो उससे टाइम बहुत मिला हमको। जी, लेकिन आप मतलब अमूमन 6 घंटे सो लेती होंगी 24 घंटे में। सॉरी मैं यहाँ अटकी हूँ लेकिन नहीं, एक ज़माना था कि हम लोगों के पास एक स्टडी रूम था जी। जेएनयू में। तो डॉक्टर शर्मा को आदत है टाइप पे हाँ। काम करने की। तो मैं सुबह तक जो थी वो लिखती थी, रात को सुबह तक। फिर वो कमरा छोड़ देती थी 5 बजे तक। फिर मैं आराम से सोती थी 5 से 5 बजे के बाद से। मुझे नहीं पता कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो नौकर था, और लंच कौन बना रहा है, ये सब डॉक्टर शर्मा अपने जिम्मे लेते थे। क्या? क्योंकि वो जाग जाते थे तो कॉफ़ी अपने लिए बनाते ही थे वो। तो अक्सर वो मजाक में कहते थे आप हॉस्टल में रह रही हैं, आराम से रहिए। जी, क्या बात है मैम, इतनी खूबसूरत बात आपने बताई और शुक्रिया ये साझा करने के लिए। मैं बहुत हिम्मत करके पूछ लेती हूँ सर से, डॉक्टर शर्मा से, आपकी कैसे भेंट हुई, कब भेंट हुई, कहाँ भेंट हुई? मेरा ख्याल से डॉक्टर शर्मा की दूसरे सवाल करो जी। कि जी, उन्होंने बिल्कुल। क्या, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये क्योंकि उसमें कोई जान नहीं ना मैं कहाँ मिली। नहीं, लेकिन आप मतलब दिल्ली में मिली या इलाहाबाद में मिली? देखिए मुझे इतना तक नहीं पता, जो आपके अ, करीबी लोग रहे होंगे उस वक्त वो जानते होंगे। फिर भी अ, ठीक है, अगर आप नहीं अभी बताना चाहती, जैसे आपने बताया ये इतनी खूबसूरत बात, और ये कोई तभी कर सकता है जो बहुत समझे लेखन का महत्व, और जिसके लिए कोई बहुत प्यारा हो। तो उसकी वजह जानते हो क्या है? इलाहाबाद में मुलाकात तो हुई, लेकिन चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे वालिद का नाम बहुत था इस्टेब्लिशमेंट में, ये वो। अब ये ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे वहाँ, तो मानी बात है एक सीनियर प्रोफेसर, उसकी बेटी, और पूरा घर का हमारा सेटअप, शहर में हमारा नाम और हमारा तौर तरीका, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। जी। पर दूसरे इनको पता नहीं था कि हम लिटरेचर की तरफ हमारा ध्यान है। लेकिन जब हम इंग्लैंड में गए ना, तो वहाँ पाकिस्तानी लोग बहुत आते थे, और वो भूखे रहते थे उस उर्दू के जो यूपी में बोली जाती थी। जी। 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 तो हम लोग जब लिटरेचर पर बात करते थे, तो डॉक्टर शर्मा की समझ में आया कि मैं काफ़ी झुकाव है। तब से उन्होंने कहना शुरू किया तुम लिखती क्यों नहीं हो, जी। 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 लिखा करो। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। वाह, वाह। और उससे पहले आप मुझे लगता है ये आप लोग सबसे पहले इंग्लैंड गए थे साथ, ये आपकी ईरान यात्राओं से पहले की बात है? ये सब पहले की बात है, एक्चुअली शादी के फौरन बाद, जी। कोर्टशिप के बाद हम लोग जी। चले गए थे। मतलब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिले? ठीक है, हम जी। एमए कर रहे थे उस वक्त ज्योग्राफी में। जी। जी। वो जी। कुछ ही क्लासेस महीने हुए थे, उसके बाद जाना पड़ा। एडनबरा में हम 3 साल रहे। जी। और मुझे लगता है कि आपकी बेटी की पैदाइश भी वहीं की है। हाँ, बेटा और बेटी की पैदाइश। जी, क्योंकि आपने कभी एक तस्वीर लगाई थी फेसबुक पे, हाँ, इतनी खूबसूरत वो तस्वीर सिम्पसन है। मेमोरियल हॉस्पिटल। हाँ। जी। जी। जी, कुछ अद्भुत तस्वीरें मेरे जहन में हैं आपकी पहले की। और मैम उसके बाद फिर आप ईरान गई थी? मैं ईरान गई थी। मुझे लगता है कि ये कुछ मतलब बतौर फ़ारसी की छात्रा उस वक्त तक, मतलब आप अपने किताबों के सिलसिले में नहीं गई थी रिसर्च नहीं, करने? मैं तो समझ लो कि घर में एंजॉय कर रही थी अपने बच्चों को। जी। और ज्योग्राफी में मैंने अपना फॉर्म भी भरा जी। कि सीआरडी से मैं एमए कर लूँ। और डॉक्टर शर्मा उस वक्त कहीं गए हुए थे बाहर। जब वो आए तो उनको पता चला, तो वो फॉर्म वापस ले आए। बोले नहीं, तुम अपनी लाइन अलग बनाओ, और अभी कुछ बना ही नहीं है तुम्हारा, और ज्योग्राफी में अच्छा करोगी तो मेरा नाम लिया जाएगा।
बुरा करोगी तो मुझे बुरा लगेगा। जी तो उन्होंने हमेशा इंस्पायर किया। जी और कभी कभी हम उदास हो जाते थे कि जामिया की नौकरी चली गई, पॉलिटिक्स हुई, कितना मैं काम करती, कितना, तो कहता कुछ नहीं, जो लिखो। राइटर देता है सोसाइटी को तुम क्यों नहीं समझती हो। जी 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 बस उनका कितने एक महान था, हैं। एक बात थी कि तुम आखिरी डिग्री ले लो। उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पीएचडी कर लूँ, क्योंकि पीएचडी को लेके कुछ वो भी हुआ, फिर कहा था पूरी एजुकेशन तुम्हारी पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा मैम, लेकिन आप एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या सुना रही थी। आप कह रही थी आपने पहले जियोग्राफी में पढ़ाई की, लेकिन फिर उसके बाद आप फ़ारसी की ओर झुकी, और मुझे लगता है इन्हीं कारणों से, साहित्यिक रुझानों के कारण, उर्दू से उस किस्म की मोहब्बत के कारण, आपको फ़ारसी भाषा से भी, या यूँ भी रहा होगा। और ईरान में जब आप 1976 में पहली बार गई, उस बारे में कुछ बताइए। आपकी जो उस वक्त की आपकी जो किताबें हैं ईरान पे, तमाम दस्तावेज़ हैं, लेकिन फिर भी जो आपके एकदम शुरुआती अनुभव रहे होंगे, और आप शाह से भी मिली। उनकी और बेगम से मिले थे। जी 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 शाहबानो, जी अभी वो जिंदा हैं, शाह का तो इंतकाल हो गया। जी हाँ, उस वक्त हुआ ये कि जेएनयू भी बन रहा था। जिस तरह पेड़ जो हैं उग रहे थे पहाड़ियों के बीच से, और बिल्डिंग्स बन रही थी, तो पहली मर्तबा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस वजूद में आया। तो उसमें तरह तरह के अपॉइंटमेंट्स हुए। उस अपॉइंटमेंट में ये हुआ कि खर्चा तो था ही, यूजीसी के अपने क्वेश्चंस थे, तो फिर ये हुआ कि कुछ डिपार्टमेंट अभी बंद कर दें जो बिला वजह हैं, और स्टूडेंट कोई नहीं है, क्योंकि वो तवज्जो किसी की नहीं जा रही थी ना कि ये सारी लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, ये और फारसी और अरबिक, तो फारसी में स्टूडेंट एक था जी। और मैडम की नौकरी जाने वाली थी। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, तो उनकी नौकरी बचाने के लिए हम लोगों ने एमए ज्वाइन कर लिया जी। मतलब उस वक्त डिप्लोमा वाह, था। वाह क्या बात है। और जी। हाँ, मतलब हमारी कुलीग जो थी, मतलब स्टूडेंट जो थी, वो राधा शर्मा थी, तो उनको तो पढ़ना पड़ता था, अलिफ बे से शुरुआत हुई थी। तो मुझे तो मैं तो बीए कर चुकी थी उर्दू में, और घर में उर्दू का माहौल था, बिल्कुल। लेकिन ठीक है, बच्चों को छोड़ के जाती थी। आधे वक्त क्लास से उस बिल्डिंग की तरफ देखती रहती थी, बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे थे। तो जो माहौल था ना जेएनयू का, वो 15-20 उस वक्त टीचर्स थे, जी। और बहुत एक दूसरे का ख्याल, बहुत अलग तरह का माहौल। जी। और मैम, ये बड़ा एक दुखद सवाल हमारे सामने उभर के आता है कि जेएनयू की तो बहुत शोहरत हुई, जेएनयू ने तो बहुत नाम कमाया, उसके जो प्रोफेसर्स, उसके स्कॉलर्स, उसके स्टूडेंट्स ने दुनिया भर में, लेकिन अभी हाल में मतलब उसकी पराकाष्ठा, मतलब उसकी बदनामी भी की गई। जैसे कि डीयू, मैंने डीयू से बीए किया, ये बहुत बाद की बात है। ये 1996 में मैंने ग्रेजुएशन किया। तो कहने का मतलब कि उस वक्त ही डीयू में की लड़कियों के स्वच्छंद होने के बारे में बहुत बातें उड़ा करती थी, तमाम तरह की। हम 1 साल हॉस्टल से बाहर भी रहे थे, 12th भी मैंने दिल्ली से किया, तो उस वक्त लगता था जेल से निकले। जो भी हो, जिस बात पे मैं आना चाहती हूँ, जेएनयू की लड़कियों के बारे में कितना उड़ाया गया कि ये लड़कियाँ एकदम स्वच्छंद हैं, बहस करती हैं, फेमिनिज़म के नाम पे ये जो है ये समाज को बिगाड़ती हैं, वगैरह वगैरह। और ये वो हॉस्टल वाली जो लड़कियां हैं, जबकि हो सकता है कि उनके पास किसी बात के लिए कोई समय ही ना हो सिवाय अपनी पढ़ाई लिखाई के, थोड़ा बहुत कुछ और करती हूँ। और उसके बाद उसकी पराकाष्ठा हुई कि शायद एबीवीपी के लोगों ने जेएनयू पे बाकायदा हमला किया। मतलब जेएनयू इधर बहुत विवाद में रहा। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये क्या सांस्कृतिक देखो, माहौल जेएनयू है? को शुरू से, अभी से नहीं, शुरू से वो एक अलग तरह का इंस्टीट्यूशन था। वो ख्वाबों का एक ऐसी हकीकत थी जी जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए कुछ
शुरू से बौखलाए हुए थे। जी। और दूसरे जो लड़कियां आई थी, दो तरह की लड़के और लड़कियां आई थी। एक तो बहुत पॉलिश्ड और खुशहाल घर की आई थी, और एक इंटीरियर से आए थे बच्चे। संघर्ष वाले उनकी, और इसीलिए उनकी फीस कम थी, और 10% या इससे ज़्यादा का वो था कि उन लोगों को हम मेन स्ट्रीम से जोड़ेंगे। जी। तो बहुत सारी अच्छाइयाँ जेएनयू से थी। और फिर बात आ जाती है कि हाशिए पे पड़े हुए लोगों को जेएनयू बराबरी का दर्जा दे रही थी। हाँ। और बच्चे जो थे, लाइब्रेरी खुली रहती थी जी। रात भर, मतलब देर रात तक जी। और आपस में बातें होती थी। कितनी मतलब मैं पत्थरों पे बैठ के बात करती थी। जी। एक माहौल था। हाँ। तो लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि इस माहौल में जहाँ दिल और रोमांस अभी तक चलता था, अब पढ़ाई और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी बात हो सकती है। जी जी जी। और लड़कियां बराबर से लड़कों से बात कर सकती। उसमें बहुत सारी लव स्टोरीज भी आई, उन्होंने शादियां की जी। कुछ दिल टूटे, ये सब तो चलता रहता है भाई, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो चलता है। और दूसरे ये हुआ कि एक दौर ये भी था कि तेवर इतने हम लोगों के थे कि मिसेस गांधी को हम लोग क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन वो क्रिटिसिज्म एक लेवल का होता था। हाँ। यहाँ तक हुआ कि उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया। जी। है ना, वो भी रहा। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता था आज भी जेएनयू, जो जेएनयू में गया हो और जेएनयू में पढ़ा हो, उसकी यादों से या उस ग्रोथ से इनकार कर सके। लेकिन देखो, पॉलिटिक्स जो होती है उसके अपने नियम और कानून होते हैं। हमारी नज़र में वो गलत हो सकते हैं, उनकी नज़र में जो है वो इसलिए सही हो सकते हैं क्योंकि सियासत पावर गेम है। तो पंडित नेहरू को जितनी एनर्जी पंडित नेहरू और कांग्रेस इन सबको उजाड़ने और क्रिटिसिज्म में लगाया इन लोगों ने, उतना अगर काम करते तो इनसे प्यारी पार्टी कोई होती ही ना। क्योंकि बहुत मुस्लिम्स ने इनको वोट दिया इस उम्मीद पे जी कि कांग्रेस हमारा कुछ नहीं कर पा रही, ये नौकरी देंगे, हमें सुकून देंगे, एक मरतबा आजमा के तो देख लें। जी जी जी। उसके बाद जिन चीज़ों की हमें आदत पड़ चुकी थी, जिस तरह के खुलेपन की और ये सब, वो हमारे हाथ से धीरे धीरे जाने लगा। तो हमें समझ में आया कि हम कांग्रेस को पुख्ता करते, क्रिटिसिज्म के साथ हम छोड़ते चले गए उसको। और जो लोग 100 साल से कोशिश कर रहे थे कि वो हिंदुस्तान को लाए आज़ादी के बाद, जो उनके ख्वाबों का महल है। हाँ। तो हम परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, हमें नया हिंदुस्तान नहीं चाहिए। हम उस पुराने हिंदुस्तान का मतलब विस्तार चाहते हैं। विस्तार चाहते हैं। तो वो विस्तार जो है डेवलपमेंट में आया। इनका यह है कि जो पुरानी बनावट है उसके ऊपर ये गुलदोजी करना चाहते हैं अपनी। टकराहट वहाँ पे है, जबरदस्त टकराहट, बहुत जबरदस्त है। तो उसमें यह है कि अब जेएनयू जो है, चूंकि वहाँ पे बोलने की आज़ादी थी और बोलना खूब होता था, तो इसलिए टारगेट है वो। और जेएनयू जाती हूँ मैं महीने में एक बार या किसी और सिलसिले से, तो बहुत अफसोस होता है कि जो पेड़ इतनी मुश्किल से उगाए गए थे वो झाड़ झंकाड़ बने हैं, सफाई हो नहीं रही है। और एक मरतबा तो हम पैनिक हो गए थे जब बहुत ढेर सारे पेड़ कट रहे थे, कटते ही चले जा रहे थे, क्योंकि जानते हो उस वक्त जब वो वजूद में आ रहा था तो सिर्फ कीकर के पेड़ थे। हाँ, हाँ। और इतनी अच्छी तरह से जेएनयू को सजाया गया था जी। तो उस पेड़ को कटते हुए देख के मुझे अजीब सा दुख हुआ। फिर उसके बाद चूंकि मैं कटिंग लेने गई थी बोगनवेलिया की जी, तो मैंने कहा बोगनवेलिया की कटिंग लगा के एक याद रखूंगी अपने घर में जेएनयू की बोगनवेलिया की। तो देख के हैरत में, वो बिल्डिंग बन रही है, जो पेड़ कट रहे हैं, बिक रहे हैं, क्या हो रहा है हमें नहीं पता। लगता है कि पेड़ों को तराशा ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल।
तो एक तरह का नेग्लेक्टेड चाइल्ड हो गया है जेएनयू। जी तो ठीक है अपना, क्योंकि जी, अगर जेएनयू की ये हालत है तो बाकी जो इंटीरियर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सोचिए मैम, वहाँ पे तो और वहाँ की अराजकता। परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। जब तुम बात करो और सुनो तो बहुत ज़्यादा चाय लो। जी जी, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। हम बात कर रहे थे उस टकराहट की, तो कुछ एक मेरे बहुत ज़रूरी वाले सवाल हैं। अम, और वो ये कि एक नए किस्म की हिंसा जो हमने जिसकी पराकाष्ठा जेएनयू में देखी कि लड़कियों को पीट दिया गया इस तरह से, और निहायत ही घटिया हरकत थी वो। और हमारे यहाँ होती रहती है लड़कियों की ईव टीजिंग, आज तक कभी बंद नहीं हुई। उनसे ये अपेक्षा, हालांकि लड़कियां भी अपने स्तर पे कुछ क्रांतियां करती रहती हैं कि हम ये इन्हीं लिबासों में घूमेंगे, हम ऐसे ही दिखेंगे, और हम बाहर तो निकलेंगे बिना बॉडीगार्ड के भी देखो, निकलेंगे। जो बात हम कर रहे हैं वो जी। शायद अब लोगों को उतनी समझ में आया। जेएनयू में जो भी आता था जी। तो एकदम सादे लिबास में रहता था। हम्म। एक खास उसका पहनावा था, हम्म। कोई इतनी वो नहीं थी। और टीचर्स के पास गाड़ियाँ नहीं थी। एक टीचर था जिसके पास एक पुरानी गाड़ी थी, समझ गए, और जिसे कहते हैं स्टाफ कार थी एक, ठीक है। उस तरह से हम लोगों ने बहुत वो किया। फिर जब ओपन हुआ कि दूसरे बच्चे भी लिए जाएंगे, तो एक बदलाव कपड़ों में और तौर तरीकों में आए जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे यहाँ दाखिल हो गए, जी जिसका जिक्र तुमने पहले किया। उसके बाद कुछ और चीज़ें बढ़ती गईं। तो वो जेएनयू जो था वो अपने पूरी केचड़ी बदल रहा था, और उसके ऊपर ये नया निज़ाम आ गया। तो उस निज़ाम ने इस तरह की जो दावेदारी की वो इस तरह का हुआ। जी, लेकिन आपको लगता है कि महिलाओं पे, स्त्रियों पे, लड़कियों पे अत्याचार बढ़ रहा है, मतलब सोसाइटल लेवल पे बढ़ती हुई हिंसा के साथ, जिसकी पराकाष्ठा जो हमने लिंचिंग जैसी घटनाओं में देखी, ये राजनीतिक है, ये खास सत्ता के आने के बाद हुआ? क्या आप कहना चाहेंगी इस बारे में? देखो, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता था, ऐसा नहीं था। और ऐसा आज़ादी के नहीं बाद था मैम, जैसा वही मैं कह रही हूँ जी कि शुरू में फसाद हुए हैं, मुरादाबाद में हुआ है, अलीगढ़ में हुआ है, और सोहागपुर में हुआ है, फला हुआ फला, ये तो सिलसिला रहा है। लेकिन साफ साफ टारगेट करने की हिम्मत किसी में नहीं रहती थी। जी वो पूंजीपतियों का अपना खेल था कि जहाँ जहाँ दस्तकार हैं वहाँ वहाँ फसाद कराओ, और इनकी जो वो है रोजी रोटी वो कम करो, और वही चीज़ बाजार में चौगने दाम से बिक रही है। जी वो तो एक सियासत थी। जी उसके बाद जो बदलाव आया है, तो वो बदलाव पिछले 20 साल से आया है, लेकिन उस पर होमवर्क तो बहुत दिनों से हो रहा था ना, कि हम आएंगे और फिर हम ऐसा हाँ करेंगे, वो लेकिन ये करेंगे। कितना, उनकी हाँ, अपना एक ब्लूप्रिंट था जी जिसके जरिए वो ये कर रहे हैं। लेकिन तुम ये सारी जिम्मेदारी उन पे नहीं डाल सकती हो। हमारी अपनी कमियां हैं। यही तो जो क्या सबसे करें? बड़ी कमी है जी कि अगर कोई फसाद कराता था तो चलो शुरू में तो गलतफहमियां थी, जी लेकिन 70 साल के बीच में जब 50 साल हो गए जी तो भी आपको होश नहीं आए, जब 30 साल थे तो भी आपको होश नहीं आया। ज़रा से कोई भड़काता है, हम लोग भिड़ जाते हैं आपस में, जी हिंदू मुसलमान और सिख और हिंदू और जैन और वो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये दर्शाती हैं कि हमको सियासत का कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जो एकदम से भड़क उठते हैं। मुझे शिकायत सरकार से अपनी जगह है, लेकिन लोगों से ज़्यादा है। हम कैसे हैं? दिल्ली में इतना बड़ा फसाद हुआ और सब चीज़ हौच पौच हो। जी जी जी, और पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने कोई उस पर कोई खास। और जिन लोगों को शाहीन बाग के बारे में गॉसिप की लेवल पे चीज़ें पे यकीन हुआ या शक हुआ, वो शायद शाहीन बाग गए नहीं। जी अगर शाहीन बाग जाते तो स्त्री विमर्श की बेहतरीन
जी चीज़ देख के आते। जो फील्ड में बैठी औरतें थीं और किस अंदाज से बैठती थीं, कैसे बोलती थीं, उन्होंने तो मौलवियों को धता बता दिया, पॉलिटिशियन को धता बता दिया, और वो डिमांड कर रही थी अपने मुल्क की कुछ चीज़ों की। और अगर कोविड और ये सब ना होता तो वो शक्ल एक अलग लेती। और तुमको पता है, हम लेके रहेंगे आज़ादी, ये ईरान में भी हुआ। जी जब पर्दे का मूवमेंट शुरू हुआ तो हम लेके आज़ादी का हुआ। जी यही चीज़ दूसरे मुल्कों में हुई। शाहीन बाग का पूरा माहौल जो था पूरी दुनिया में राउंड कर गया। जी बिल्कुल चर्चा में रहा, वो BBC चर्चा में हेडलाइन रहा। बना, सब और कुछ यही हर तरफ की आवाज़ आई, हम लेके रहेंगे आज़ाद। आज़ादी का कई मतलब है, बहुत तरह की आज़ादी का मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। लेकिन अभी वापस हम थोड़ा ईरान की ओर चलें, क्योंकि ये अभी जो नोबेल की घोषणा हुई, तो जो घोषणा कर रही थी नॉर्वेजियन कमेटी की जो हेड थी, उन्होंने भी ये 3 शब्द कहे, ज़िंदगी और आज़ादी। मुझे लगता है 3 शब्द जो उन्होंने कहे, उसमें से 2 तो उर्दू के थे और मैं उनको पहचान अच्छा। गई और मैं एकदम से उछल पड़ी लेकिन एक शब्द मेरी पहचान का नहीं था, वो शायद फ़ारसी का रहा होगा। तो आ, ये नरगिस मोहम्मदी को जो सम्मान मिला और वो अभी भी जेल में ही है। और शीरीन इबादी इससे पहले ले चुकी थी। हाँ, उन्हीं से जुड़ी हुई संस्था में ये भी है, और ये कहा गया कि इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगियां समर्पित की ईरानी महिलाओं को आज़ादी दिलाने में, उनको बराबरी का हक दिलाने में। तो फिर ईरान में हमने ईरानी क्रांति के बारे में बहुत पहले पढ़ा, मुझे लगता है ये 79 की बात है। और मुझे लगता है कि ईरान की महिलाओं का पूरी दुनिया में उनकी छवि लिबरल मुस्लिम्स की तरह रही, बशर्ते इराक़ के कंपैरेटिवली। कहने का मतलब ये कि ये माना गया कि उनके पास तमाम अधिकार थे, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, वो बिल्कुल, उनको वही बात जो आप शाहीन बाग के बारे में एक प्रकार से कह रही हैं। फिर ये ईरान में कैसे ये सेटबैक कैसे हुआ है? वो होना था जी वो होना था क्योंकि बहुत मॉडर्न ईरान हो गया था। जब हम गए थे ना जी 76 में, तो बहुत ही खूबसूरत, मैं तुमको बता नहीं सकती कि क्या था। और कभी कभी जिस तरह का हम लोग मेकअप करती थी तो एक खौफ सा मेरे दिल में आ जाता था क्योंकि हम लोग बहुत सादे रहते थे। अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हो गए हैं, जी लेकिन बहुत हम लोग थे। हाँ, तो हमारे अजीब सा लगता था। तो बहरहाल, लेकिन सीधी सादी जो सिंपल सी लेडीज़ थी या लड़कियां थी, उनसे खूब अच्छी दोस्ती हुई, प्यारी दोस्ती जो हमारी तरह की थी। देखो, किसी भी पॉलिटिक्स का पूरा निचोड़ उस टाइम पे तो तुम दे सकती हो, लेकिन टाइम के साथ बहुत अलग बर्ताव होता है। जैसे शुरू में जो ईरान था, जिसमें मैंने 7 नदियाँ एक समुंदर लिखी, वो एक कियोस का टाइम था। सब एक दूसरे को मारने और बोलने, क्योंकि अंकुश में सारे लोग लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, या ईरानियत के लिए लड़ रहे थे जी या अपने पेट्रोल के नेशनलाइजेशन के लिए लड़ रहे थे। बहुत तरह की लड़ाई थी। लेकिन वो लड़ाई जब आ गई साम्यवादियों के हाथ से निकल के, मुजाहिदीनों के, मौलवियों के, तो सबको यकीन नहीं था कि इन लोग कामयाब होंगे। लेकिन सारी चीज़ों के साथ वो अभी तक जमा है। लाए तो अमेरिका ही थी, खोमेनी की पीछे पेरिस उनको लाया गया इराक से उठा के। लेकिन जो बात अब मैं कहूँगी वो एकदम अलग कहूँगी। जी देखो, इतना बड़ा आर्थिक नाकाबंदी ईरान की हुई, उसकी फ्लाइट्स कम कर दी गई, उस पर ये हुआ, फला हुआ, उसको गिनाने बैठूं तो बहुत वो है। तो आज का जो ईरान है वो तकलीफ़ों का ईरान है, लेकिन उसका एक ही आवाज़ है अमेरिका के खिलाफ। खोमेनी कहते थे कि हमने अमेरिका की नाक रगड़ दी, तो लोग मजाक में कहते थे
ईरान की नाक रगड़ दी है आपने हाँ। आके, ना की है। लेकिन जहाँ पे सवाल ये है कि वहाँ अंकुश है, वाकई अंकुश है, क्योंकि आप एक तरफ से अमेरिका से लड़ रहे हैं, ठीक है, और जो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं वो उस तरह की आज़ादी चाहते हैं कि आप इंटरनेट हमें दीजिए, हम बाहर जाएं, हम खुल के बात करें, ये सारी चीज़ें जो आज के बच्चों की डिमांड होती है, जी। उस डिमांड के तहत कुछ लोग कुछ कुछ पोस्ट पे बहुत ही ज़्यादा गर्म दल वाले होते हैं, वो कुछ एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। ये ईरान में शुरू से इसकी लड़ाई रही, मौलवियों में गर्म दल और नरम दल। जी। तो लोग अपना आपस में लड़ते रहे और लोगों को दबाते रहे। 2017 में जब हम ईरान गए तो मेरी हालत, तबीयत ख़राब थी मेरी, और वहाँ जाके मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी। मुझे लगा कि मैं 2 महीने 3 महीने क्या और 10 दिन क्या, मुझे वापस जाना है। 8 दिन में मैं वापस आ गई, क्योंकि वो ईरान नहीं था। ईरान जो मुझे मिला वो लड़ाई के बाद जो कैफियत होती है लोगों की, और आज़ादी के बाद जो मतलब रेजिम बदली थी, वो तो टाइम गुजर गया, लेकिन लड़ाई का और आर्थिक नाकाबंदी का बहुत बुरा असर उन्होंने ईरानियों के मिजाज को बदला है। जी, मतलब ये जो नई बात आई है जहाँ लड़कियों से ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा पर्दा, ऐसा वो बात है कि हाँ, वो आप मेरे साथ भी हुआ था कि मैं बहिश्तर का इंटरव्यू लेने गई थी, जी। तो मेरा एक बाल जो था वो माथे से आके नाक पे वो चल के आई थी, हल्का पसीना था, और वो सरी बार बार फिसल रही थी हमारे सर से, तो कुछ हो गया होगा। तो जो साहब रिसीव कर रहे थे बोले आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा, आपके बाल दिख रहे हैं। मैंने कहा कहाँ दिख रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया कि मैं तो सर ढके हुए हूँ जी। तो फिर मैंने अपना कार्ड दिखाया, मैंने कहा इसमें सर अब दिख रहा है। मैंने उस पर पेन से खूब इंक भर दी, मैंने कहा कहाँ दिख रहा है, यहाँ तक इंक भर दी। तो उनका नहीं आप देखिए, फिर मैंने आईना निकाल के देखा, वो उस एक बाल पे वो अंदर किया। लेकिन उसी जगह जब मैं प्राइम मिनिस्टर से मिली तो वहाँ पे इस तरह का कोई आग्रह नहीं था। हम कैसे, या उनसे इंटरव्यू लिया जो अब इमाम हैं खामनई साहब, जी। तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ। तो जो तरह तरह के लोग हैं और इस्लाम की तरह तरह की व्याख्या है वो है। खुमैनी साहब का कहना था कि ये इनकलाब कभी कामयाब ना होता अगर औरतें बाहर ना निकलती। लेकिन उन्हीं के रिजीम में सबसे पहले जजेस हटे, जो शीरीन आबादी का जी वो था विषय। उसके बाद औरतों पे बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन औरतों ने भी सोचा कि ठीक है हम बुर्का पहनेंगे लेकिन तैरेंगे और इनाम लेंगे, हम फुटबॉल खेलेंगे बुर्के का एक स्टाइल बना लेंगे, हम चेहरे को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे और उसके ऊपर वो डाल देंगे हिजाब, क्योंकि ईरान में बहुत कम औरतें मुँह ढकती हैं, खुला रहता है मुँह। तो ईरानी औरत तो बहुत आगे जा गई है। हमारी एक दोस्त हैं, वो शीरीन उनका नाम है, बहुत अच्छी गायिका है, लेकिन उनको स्टेज पे गाना पसंद नहीं है। तो इंडिया आई थी और कहीं भी बैठ के गाने लगती थी, तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में गाने लगी तो किसी ने शिकायत कर दी। अब वो तो गाय चली जा रही हैं, हम रोक नहीं पा रहे हैं उनको। कुछ लोगों ने ताली बजा दी, तो एक डांसर थी, उन्होंने कहा ये सब क्या हो रहा फला, लेकिन बहरन ने कहा कि हम नहीं कर सकते, मना कर दिया। उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि मैं ऐसे ही सड़क पे, क्योंकि अंदर से अर्ज होती है ना, क्योंकि आज़ाद कौम रही है ईरान, तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। एक पासदार खड़ा हुआ था, उसने कहा चलिए कमेटी चलिए, यानी कोतवाली। उनका मैंने क्या किया, उनका आप गा रही थी, का सबूत बताइए, सबूत दीजिए कि मैं गा रही थी। वो तो हवा में तहलील हो गया था।
तो थोड़ी देर के बहस के बाद वो भी हंसने लगा। और बात जल गई। हाँ, तो बहुत तरह की मिलावट का इस वक्त माहौल है वहाँ पे। लेकिन चूंकि हम लोग अब दबना नहीं चाहते हैं, जी नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं इंसान की तरह, तो हम हर उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और ईरान में तो इस लड़की को लेके जिसको थप्पड़ मारा गया था और वो भी दबा दिया जाता अगर एक जर्नलिस्ट उसी हॉस्पिटल में ना रहता। उसने आके ये स्टोरी दे दी, उसके बाद हंगामा हुआ। हाँ, पत्रकारिता का असल फायदा हो हाँ। गया। थप्पड़ ही नहीं मारा गया था, उसकी तो हत्या हो गई। वो उसी में वो खत्म हो गई ना। उसको बहुत पीटा हाँ पुलिस हाँ, ने। उसी के साथ। जी जी जी, इसीलिए ये मतलब विश्वास करने वाली बात कम लगती है कि ईरान जैसी जगह में ऐसा हुआ। नहीं, ईरान देखो कई मुसीबतों में है, और तुमको ये सोचना चाहिए कि जब पॉलिटिक्स होती है तो पॉलिटिक्स का सारा जो खमियाजा होता है वो औरत झेलती है। बिल्कुल। तो वो कई तरह से औरतें झेलती हैं, कहीं बुर्के में हैं, तो कहीं आर्मी जो है मल्टीनेशनल वो है, तो फिर मर्द औरतों को बचाने के लिए बहुत तरह की, ये मैं ज़मीनी बात कर रही जी हूँ। जी जी। मैम आप 76 में गई, फिर 78 में गई, फिर 81 में भी गई, 83 में भी गई। नहीं, 82 तक गई। 82 तक। उस वक्त जो आपने ईरान देखा, उससे आप कहिएगा कि 17 में जब आप गई थी तब बदतर हालत थी। नहीं, बदतर तो नहीं कहूँगी, मतलब उतना ही साफ सुथरा था जी। वैसे ही लोग थे, लेकिन वो जो खुलापन था ना वो और हंसमुख चेहरा था वो कम हो गया है, क्योंकि लोग बहुत दबाव में, बहुत दबाव में। और हमेशा कैसे इंटरनेशनल न्यूज़ में बहुत समय तक ये मतलब ये बात रही कि ईरान के पास न्यूक्लियर ताकत होनी चाहिए या नहीं। अमेरिका ने भी इसको बहुत उछाला। अमेरिका को जब कुछ बड़ा युद्ध नहीं हो रहा होता है तो न्यूक्लियर वाला बनाना होता है। तो बताइए, लोगों की ज़िंदगियों पर पहले ध्यान देना चाहिए किसी भी ताकत को। बहरहाल अमेरिकी राजनीति हम सब जानते हैं, और हमने उसको देखा कि पहले तो उन्होंने अफ़गानिस्तान को अपनी सेना ला के बर्बाद किया, और फिर जब वो अचानक चले गए तो तालिबान कहाँ से आया। आप मैम अफ़गानिस्तान पर भी आपने बहुत काम किया है, आपका उपन्यास भी है उस पर, और आपने पाकिस्तान पर भी लिखा है। तो मैम बताइए, वो जो हमारा पड़ोसी इलाका है वहाँ फ़िलहाल क्या हो रहा है? कहाँ से तालिबान आकर अचानक अफ़गानिस्तान पर छा गए? कहा तो जा रहा है कि तालिबान का आना जाना हमेशा से रहा है जी। क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन से वो हमेशा आते जाते रहे, स्मगलिंग भी होती रही है, छोटे छोटे बच्चे उधर की चीज़ें ला के इधर सप्लाई करते थे, बहुत बहुत कहानियाँ हैं। लेकिन ये कितनी खुदगर्जी की बात है कि अमेरिका आया, उसने एक नई तर्ज ज़िंदगी दी, चमकीली चीज़ें औरतों को आगे जो प्रोपेगेंडा में काम आ सकती थी जी। लेकिन ना उन्होंने देहातों में कोई तब्दीली की, ना शहरों में बुनियादी तब्दीली की। और जब उन्होंने देखा कि हम कुछ भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो रातों रात भाग लिए। हाँ, मतलब क्या बिना गैर बताए जिम्मेदाराना भागे। हरकत। हाँ। और उसके बाद तालिबान आए, जी ठीक है। जी जी। तालिबान जो थे उनके बारे में निगेटिविटी का बहुत प्रोपेगेंडा हुआ, और कोई तालिबान की तरफ हमदर्दी से आज देखेगा भी कि भाई ठहरो ज़रा समझो कि क्या हालात हैं, तो आपको रिस्पांस बहुत गलत मिलेगा। आपको लगेगा कि नहीं ये ऑर्थोडॉक्स है, ये इस्लामी थॉट्स की औरत है, ठीक है। अब उसमें ये हो गया कि जो तालिबान आए थे और कुछ करना अपने अंदाज से चाहते थे वो भी डिरेल्ड हो गए, और आपने सबसे पहले नाकाबंदी कर दी, तो कॉमन आदमी कहाँ से खाए और क्या करे। तो उसके दिल में नफरत कैसे पैदा होगी, तालिबान की तरफ से होगी। और सब लोग ये कहते हैं कि ठीक हो जाएगा। नहीं, पर ये सब जो है लड़कियों का स्कूल बंद कर दिया, लड़कियां किसी अस्पताल नहीं जा सकती, ये सब देखो सही ये है सब क्या? चीज़ें तो
उन लोगों के दिमाग में क्या है कि वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उस ज़माने में भी जब मुजाहिदीन थे तो ये एक रोश भी है। जब रशियन फ़ौजें आई थी तो लड़कियां बाहर निकली, छापे खाने में किताबें छापना शुरू की, डेवलपमेंट हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। फिर मुजाहिदीन आ गए, वो आपस में लड़ते 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 वो कुछ नहीं कर पाए जो अब हमारे यहाँ हो रहा है। जी हाँ जी जी। आप तो मुजाहिदीन से मिली। हाँ। आप तो खुद उनसे मिली, आप कैसे मिली मैम? एक्चुअली पाकिस्तान गए थे हम, ईरान गए थे तो नहीं, अफगानिस्तान में थे। तो एक प्रेस अटैची थे, वो ईरान में भी थे, तो वो कुछ कुढ़े हुए थे, शायद उनकी थिंकिंग अलग थी। जी तो जब मैंने कहा मैं मुजाहिदीन से कैसे मिलूं, तो उन्होंने बहुत गुस्से में कहा तो उसके लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जाती है। तो पहले से भी खुश नहीं थे कि ईरान के मूवमेंट में कम्युनिस्टों का बहुत कंट्रीब्यूशन था। हाँ तो मैंने काफ़ी सपोर्ट किया था उसको अपनी राइटिंग में। जी जो अफ़गानिस्तान में मैंने नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा मूवमेंट नहीं था, वो लाया गया था, जी वो उसकी थीसिस अलग है। तो फिर पाकिस्तान में गई, फिर पेशावर, सब अपने बलबूते पे किया, ख़त लिखना, कांटेक्ट करना, टेलीफोन करना। तो फिर हिकमत यार साहब उस वक्त के सबसे ख़तरनाक मुजाहिदीन लीडर और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बहुत ही चहीते, जिसे कहते हैं अफगान रेबल थे, बाद में बने प्राइम मिनिस्टर। जी तो उनसे इंटरव्यू लिया था, उनको 6-7 ज़बानें आती थी, पेशे से इंजीनियर थे। लेकिन अब ये भी अजीब सी बात है कि पहले जो लोग आतंककारी थे या इनकलाबी थे वो इतने एजुकेटेड नहीं थे। एजुकेशन के बीच से ये सब चीज़ें निकली हैं। तो जो एजुकेशन ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे दी शोषण की जी कि वो उसको लेके एक दूसरे अंदाज से उठे। तो हिकमत यार साहब का जब इंटरव्यू लेने गए तो कहा कि किस भाषा में हम बात करेंगे, हम कर सकते हैं। फिर उन्होंने शिकायत की कि मेरे खिलाफ बहुत इंडियन प्रेस जो है वो इस तरह लिख रहा है जो ठीक नहीं है। फिर हमारा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा कि आपको हमारी कार पहुंचा देगी। अच्छा, जब तक हम पाकिस्तान में रहे एक काली शीशे की गाड़ी हमारा पीछा करती रहती थी। उसके बाद जब हम निकले तो एकदम से ड्राइवर ने कहा सर नीचे कीजिए, पीछे गाड़ी है और वो शूट करेंगे। अरे क्योंकि जो दूसरे वाले लोग थे मुजाहिदीन, वो भी आपस में लड़ते थे। मेरा तो हाल इसलिए ख़राब हुआ कि भाई पाकिस्तान में मौत, हिकमत यार से मिल के मैं आ रही हूँ, कितनी तरह की गॉसिप और ये, और उसका हाथ पैर जो है वो हिल रहा है, नीचे नहर बहुत बड़ी थी, ये कहाँ टकरा देगा, क्या होगा। बहरहाल जब आए तो जहाँ मैं ठहरी थी वो काफ़ी पावरफुल वो थे, अफगान थे। उनका ऐसा कुछ नहीं, जो काली गाड़ी है वो आपकी हिफाजत के लिए रहती है जी क्योंकि आप अफगानियों से मिलती हैं और अफगान का मसला यहाँ पे थोड़ा वो है। तो मैंने वो इंटरव्यू में ये सब चीज़ें लिखी हैं, ये मेरी किताब है। जी जी तो हिकमत यार साहब तो बाद में बन गए मुजाहिदीन, अभी तालिबान के सिलसिले से भी वो आए। और मेरा अपना ख्याल है कि अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम बिठाल के संवाद की शक्ल में हल किया जाए कि इन लोग क्या चाहते हैं और किस हाँ। हद तक चाहते हैं। क्योंकि जो अफ़गानिस्तान का नॉर्थ का हिस्सा है वो खुरासान के उस तरह का जहाँ पे नस्ल जो है ईरानी नस्ल के लोग हैं, जी तो इनको इन लोग हटाना चाहते हैं। उन लोग कहते नहीं ये हमारा एरिया है। तो भाषाई भी जंग है वहाँ पे, कल्चर का भी जंग है, थॉट भी है। तो वो इस तरह से नहीं होगा कि आप किसी का खाना पीना बंद कर दें, और अगर वो जाहिल है तो आप उससे एजुकेट ना करें और उसकी जगह उसकी बुराई करें। मैं एक दूसरे नज़रिए से अफ़गानिस्तान के प्रॉब्लम को देखती हूँ। जी। और मुझे लगता है कि सॉल्यूशन भी वैसे ही होगा।
अगर लोग चाहें उसको सॉल्व कर। और वो बहुत रिच है अफगानिस्तान। बहुत। शुरू में तो कहा जाता था इसके पास कुछ नहीं है, हाँ। लेकिन उसको निकालना, उसमें खर्चा बहुत था। वो खर्चा शायद अमेरिका के बस का नहीं था कि आर्मी में वो हो गया। लेकिन सोचो रातों रात भागना कितनी अजीब सी बात है, कितनी अजीब और सी कितनी बात है। मुसीबत में उन्होंने अफगानों को डाल दिया और हटा दिया तालिबानों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत, और अभी भी शायद वो कर रहे हैं, जहाँ एक नया मोर्चा अचानक खुल गया है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच। मैं अभी फिलिस्तीनी यूक्रेन और रशिया से हम लोग
मुमकिन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लोग जिन्नात को अपने कब्जे में करते हैं और पता नहीं क्या क्या है भाई, बहुत बहुत। कभी आप इनके बारे में लिखेंगे विस्तार से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक ऐसी दुनिया के बारे में जानती हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। और सुनो, इसमें लिखने में ये है कि जब हमने खुदा की वापसी लिखी थी तो यही डर था कि लोग ऑर्थोडॉक्स ना समझें और इस्लाम का प्रोपेगेंडा ना समझें, लेकिन वो हिम्मत मैंने की थी। और वो किताब जो है वो मैं तुमको बता नहीं सकती हूँ कि उन कहानियों ने क्या कितना असर डाला जी। और अभी भी एक प्रोग्राम हुआ था इसी के ऊपर और संजीव कुमार जी बहुत बहुत ही अच्छा बोले एनालिसिस खुदा की वापसी की दिल्ली यूनिवर्सिटी, और हमेशा बुलाया जाता है मुझे उस चीज़ के लिए। तुमने एक बार कहा था कि आप इस पे बोलिए तो बहुत लोग जुड़ेंगे, जी। लेकिन जानते क्या हो, ऐसी चीज़ें को पकड़ने में थोड़ा सा, जो मैंने बताया ना खुदा की वापसी में जी। बहुत डर लगता था कि ये प्रोपेगेंडा और ये सब, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि ताज्जुब में पड़ गए और कैसे लोग उस चीज़ का हल करते हैं, मैंने ये भी देखा ज़िंदगी में। और ये कोई एक दिन का तजर्बा नहीं है, 20 साल से मैं ये देख रही हूँ और इसीलिए उसमें जादू टोना किया है। और लोग इतना बिलीव करते हैं कि मेरी एक क्लास फेलो थी अकबरपुर में जहाँ से मेरी कहानी अक्षयवट शुरू हुई, तो वो रहती थी तो उसने कहा नासा तुम्हारे मकान का बड़ा प्रॉब्लम है, एक मौलवी साहब हैं, उन्होंने एक बकरी खो गई थी तो ढूंढ के बता दिया कहाँ है। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई और कहा बकरी कैसे मिल गई। तो अगर आपका दिमाग कुछ इस तरह का है जो कुछ ना कबूल कर पाए, लेकिन आप देख रहे हैं ये सच्चाई है, तो उस सच्चाई को आप नकार तो नहीं सकते हैं लेकिन उसे कबूल नहीं कर सकते जी। क्योंकि आपका सिस्टम उसको मान्यता नहीं देता। बहुत सारे टुटके हैं, बचपन से हमने देखा है इलाहाबाद में बीच सड़क के ऊपर टुटके होते थे, मतलब फूल सिंदूर हाँ। और हल्दी और ये सब, कि जो उसको डाकेगा तो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी, वो आदमी मुसीबत में पड़ जाएगा। तो अगर मानव अधिकार की चेतना आपने, तो ये सब चीज़ों के खिलाफ आप बोलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ खूब है, मतलब लोग लोगों पे टोना भी करते हैं। हाँ, सब कुछ चलता और है, फिर बहुत इसका अच्छी हल भी तरह निकालना चलता ही है। होता है, क्योंकि जी 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 मैम, जितने सवाल मेरे पास अभी बचे हैं, मैं फिर कभी और आपको परेशान करूंगी, लेकिन जरूर फिलहाल जरूर। जी जी बहुत तकरीबन तुम 25 साल से एक बात दोहरा रही थी कि मैम आपका मुझे इंटरव्यू लेना है, और वो ख्वाब जो था और इच्छा आज पूरी हुई। जी शुक्रिया, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और वाकई मतलब मुझे मतलब बहुत खुशी हुई है और मुझे बहुत क्या कहूँ इत्मीनान मिला। बहुत सी बातें आपसे ऐसे पूछ पाने में, ईरान के बारे में और उस पूरी दुनिया के बारे में जिनसे मेरा तारुफ नहीं रहा, लेकिन चूँकि मैंने खुद इमिग्रेशन वाला संघर्ष बहुत किया है और चूँकि मैंने अमेरिकी राजनीति को बहुत ज़्यादा झेला है, इसलिए मेरे लिए उस दुनिया को समझना भी एक किस्म का अपनापन मुझे उससे मिलता है। मैं तो तुमको एक बहुत दिलचस्प बात बताऊँ। जी हम लोग इंग्लैंड छोड़ रहे थे तो ब्रिटिश काउंसिल, हम थोड़ा स्टे ज़्यादा हो गया था क्योंकि दूसरी बच्चा हमारा छोटा था तो हम अपने खर्चे पे थे। तो 1-2 महीने रहे हैं। इत्तेफाक से जब पैकिंग हो रही थी तो इलाहाबाद के जानने वाले प्रोफेसर थे, वो भी पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने कहा हम मदद करते हैं। तो बच्चों का एक कैरी बैग होता है तो उसमें नीचे जिप लगी हुई थी, उसमें नैपी रखी जाती थी और अंदर बॉटल और ये सब ज़रूरी चीज़ें। अब बातें हो रही हैं, पैकिंग हो रही है, उसी में वो ड्रिंक्स भी कर रहे थे। अब हम लोगों को कहीं पे भी वो नहीं मिला टिकट हमारा, ढूंढ ढूंढ के थक गए। फिर ये हुआ कि पार्टी की थी, सबको बुलाया था,
तो 2-3 बैग कूड़े के कैन के ये सब थे, उसको उलट के डॉक्टर शर्मा ने ढूंढा कि शायद उसमें जाए, 2 दिन पहले ही पार्टी थी, तो वो सड़क के किनारे उस ज़माने में रख दिए जाते थे। जी। अब तो बुरा हाल था। तो फिर इन्होंने ब्रिटिश काउंसिल फ़ोन किया, किस तरह मेरा टिकट वो हो गया। तो उन्होंने जानते हो क्या कहा था? उन्होंने कहा था हमें इंडियंस और पाकिस्तान की चालाकियों और मक्कारियों को जानते हैं। बताइए। तो एक इमेज ये भी थी, एक इमेज ये भी थी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ऑन द होल इंडिया की इज्जत हुई थी। जी। लेकिन ये जुमला डॉक्टर शर्मा को बहुत हर्ट कर गया। फिर आए तो एकदम से मेरी छठी हिंस हुई कि ये छू रहे थे, वो साहब क्यों छू रहे थे बच्चे का बैग। हाँ। जो मैंने खोला, टिकट वहाँ रखा हुआ था। तो विदेश में जब इस तरह की तकलीफें होती हैं ना, तो तुमको तो लोग जानते नहीं हैं, लेकिन एक इमेज होती है, एक तजर्बा होता है, उससे आदमी बहुत हर्ट होता है। जी 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 बिल्कुल। और ये खूब होता है। मैंने भी, मेरे साथ जो पहली सियासत हुई वहाँ वो अपने ही लोगों के साथ था। और अभी ये कितना बड़ा हंगामा, हमने इतने किस्म की आतंकी समस्या पर भी बात की और हम उसको नहीं छू सके। हम एक दिन में कितना कुछ करेंगे, लेकिन अभी जो ट्रूडो ने आकर बयान दिया कि ये अपने ही राज्य के द्वारा हुआ, अभी जो एक खालिस्तानी सो कॉल्ड आतंकी मारा गया ओंटारियो प्रोविंस में, ये इसी साल की बात है मुझे लगता है। देखो पंखुरी, अगर तुम सियासत को समझ लो, लेकिन फिर भी हम परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, चाहे वो अपने देश का मामला हो या आसपास का हो या दूर का हो। होता यह है कि एक पार्टी किसी एक को खड़ा करती है दूसरी पार्टी के खिलाफ, है ना, और फिर जब वो सर रोग बन जाता है तो उसको, हाँ, अब तुम खुद ही अपने सवाल का जवाब ढूंढो जी कि ढूंढा जा रहा था, पकड़ा जा रहा था, बुश कह रहे थे एक भी तालिबान बचा नहीं है। और समुंदर में उनकी लाश डाल दी गई। वो जो कुछ लोग कहते हैं वो बहुत हसीन आदमी था, दाढ़ी के साथ, क्या था, उसामा बिन लादेन। हाँ, वो बहुत वो भी हसीन आदमी इंजीनियर था। अरे उसको क्या क्या पड़ी थी कि वो सऊदी छोड़ के एक गुफा में रहे? नहीं, वो इसलिए कि जो शोषण का हिस्ट्री होती है जी, उसमें से 2 चीज़ें निकलती हैं जी, एक हथियारबंद और एक लिखना, जी, है ना। तो ये लोग जो पढ़ लिख के मिलिटेंट हुए वो इसीलिए कि आखिर कब तक, तो उसके लिए संवाद अलग होता है, उसके लिए बंदूक नहीं होती। लेकिन फिर बंदूक बिकेगी कैसे? बंदूक बिकेगी कैसे? ये हाँ, बड़ी लॉबी है, वो आपस में भी एक दूसरे को हमास के पास इतने सेंसिटिव वो आए कहाँ से? बिके तो रहे ना। उन्होंने कैसे, मतलब वो तो लाइव कवर्ड हुआ ना, वो जो आप देख रहे हैं कि वो पैराशूट से लैंड कर रहे हैं। क्योंकि देखो 48 से ही लड़ाई चल रही है जी, तो तुम क्या दरवाज़ा खोलोगी किसी पैलेस्टाइन के लिए? 2 दिन भी नहीं रखेगा कोई। जी, मिस्र ने इनकार कर दिया, जॉर्डन ने इनकार किया, आसपास के लोग कह रहे हैं, क्योंकि उनकी भी तो इकोनॉमी उससे जुड़ी हुई है ना। पर उनको साथ आकर और एक मांग करनी चाहिए कि हमें, वो मांग होती रहती है। अगर तुम पूरे फिलिस्तीन की प्रॉब्लम को पढ़ो, जगह जगह मांग हुई है, जगह जगह सारी चीज़ें हुई हैं। हम लोग भी बहुत इन्वॉल्व रहे हैं अपने बंदिश के साथ कि ताल्लुकात ना ख़राब हो किसी से, तो किया। और जितने मिडिल ईस्ट के मुल्कों में हम घूमे हैं और लोगों से मिले हैं, सब यही कहते थे फ़िलिस्तीन की आज़ादी का मतलब है हमारी आज़ादी। औरतें कहती थी फ़िलिस्तीन की औरत जब आज़ाद होगी तभी हम अपनी आज़ादी मानेंगे। ये 80s की 70s की बात बता रहे हैं। मैं तो बहुत दिनों से ये सब चीज़ों को, इत्तेफाक है कि मेरा मिजाज ऐसा हुआ। अब वो क्यों हुआ ये मैं नहीं जानती। जी जी। मैम आजकल क्या लिख रही हैं? आजकल मैंने एक नॉवेल ख़त्म किए हैं जी, वो ईरान पे ही है, जो 2012 में लिख के ख़त्म की थी, लेकिन मैं मुतमईन नहीं थी उससे, तो प्रेस में दिया ही नहीं।
फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं ये नॉवल बहुत अच्छी है, आप ध्यान से, कि पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ जाता था 2 पेज पढ़ के कि क्या लिखा है, बस फाड़ा नहीं है हमने, ये अच्छी बात की। उसको ठीक करके, हिम्मत करके उसको बहुत खूबसूरत बनाया हमने। तो उसका नाम रखा है कुछ रंग थे ख्वाबों में। तो ईरान के बाद का जो, लड़ाई के बाद का जो समाज था, किस तरह लोगों के ऊपर असर हुआ उस मार काट खून खराबे का, तो एक फैमिली की लेके हमने लव स्टोरी जैसी, वो लव स्टोरी नहीं है एक्चुअली, उस लव स्टोरी के पर्दे के पीछे ईरान और हिंदुस्तान के आपसी रिश्तों पे बात हुई है। क्या बात है, अंडर करंट हो जाता है। बहुत बधाई मैम, बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग इसको जल्दी से फ़ौरन पढ़ेंगे, और भी मेरा कुछ कुछ है पढ़ने की लिस्ट में, और उनको ख़त्म करके मैं दोबारा। एक सवाल मैं तुमसे करना चाहती हूँ पंखुड़ी, जब से मैंने तुमको देखना शुरू किया, इधर तुमने कितना ट्रैवल की, कितना ट्रांसलेशन किया, कितने इनाम पाए, और मतलब ऐसी उड़ान भरी कि पकड़ ही में, नहीं मैं मैम, अक्सर मैं तो सोचती थी पूरी अब तरह पंखुड़ी उड़ गई, अब हाथ नहीं आएगी। यही लेकिन हूँ बहरहाल, मैम, और मैं तो जहाँ भी रहूँगी आपके पास रहूँगी, हमेशा आपके हाथ में रहूँगी। आप एक संदेश भेजेंगी तो मैं ठीक है। जाऊँगी। तो आज को फिर हम लोग आगे मिलेंगे। आगे तो मिलेंगे, मेरे सवाल चलते रहेंगे, और मैं क्या कहूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सुनने वालों को भी बहुत प्यार जो सुने। शुक्रिया। देखिए क्या ही मुलाकात करवाई मैम ने अपनी रचनात्मक दुनिया से। दोस्तों, हमें सुनने के लिए शुक्रिया, और मैम को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी दुनिया में हमें शामिल किया। शुक्रिया।